हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थियोरीज ऑफ डेमोक्रेसी को। ये थियोरीज डेमोक्रेसी को लेकर अपना एक पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण प्रेजेंट करती हैं। डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है, जनता का क्या रोल होता है, ऐसे सवालों का जवाब ये थियोरीज प्रोवाइड करती हैं। तो वैसे तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज हैं, पर जिन मेन 5 थियोरीज को हम आज कवर करेंगे वो है क्लासिकल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट थियोरी, एलीट थियोरी एज वेल एज प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी से, जिसे हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत। क्लासिकल थियोरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर बेस्ड है, जो कि एंशियंट ग्रीस में इमर्ज हुई थी। मैं ये पहले भी बता चुकी हूं कि एथेंस पहली ऐसी ग्रीक सिटी स्टेट थी जहां पर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया था, जो कि है अराउंड 5th सेंचुरी BCE, 500 BCE। तो क्लासिकल थियोरी बात करती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इसका मानना है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। उन्हें कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद से ही लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं और स्टेट के मैटर से रिलेटेड लॉज और रूल्स बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि हमें MPs और MLAs इलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही MP हैं। क्लासिकल थियोरी के मेन फीचर्स ये हैं कि सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में या रूल मेकिंग में भी। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में विमेन, स्लेव्स, चिल्ड्रन और फॉरेनर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, क्योंकि इनको सिटीजन्स ही नहीं माना जाता था। सिर्फ फ्रीमैन का ही पार्टिसिपेशन अलाउड था और सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी थी। ध्यान रखिए कि यहां पर बात की जा रही है सिटीजन्स की। विमेन, स्लेव्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड थे। उनको यह राइट था कि वो अपना ओपिनियन रख सकें, डिबेट कर सकें, वोटिंग कर सकें। मास मीटिंग्स हुआ करती थी जिसमें सभी सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे और पॉलिसीज बनाया करते थे। और ऐसे काफी सारे पॉलिटिकल आइडियल्स या आदर्श थे जिनको कि क्लासिकल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी सपोर्ट करती थी, जैसे कि सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी, द आइडियल ऑफ लिबर्टी। सभी सिटीजन्स के पास ये आजादी थी कि वो अपने व्यूज रख सकें, और लॉ और जस्टिस के प्रति रिस्पेक्ट थी। लॉज को, कानूनों को सिटीजन्स को फॉलो करना होता था। इन कानूनों की अथॉरिटी को वो एक्सेप्ट करते थे और ये लॉ सभी पर इक्वली अप्लाई होते थे। और अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो उसे सिटीजन्स आपस में मिलकर खुद ही रिजॉल्व कर लेते थे। ये होती है क्लासिकल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर आधारित है और इसमें डिसीजन और लॉ मेकिंग सिटीजन्स द्वारा की जाती थी। उसके बाद आती है प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। ये इमर्ज हुई थी टुवर्ड्स द लेट 17th एंड द अर्ली 18th सेंचुरीज, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का टाइम था। इस समय तक डेमोक्रेसी का कैरेक्टर चेंज हो गया था, क्योंकि स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो ये रियलाइज किया गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो फीसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार दी जाती है प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके मेन सपोर्टर्स हैं जॉन लॉक, जेम्स मैडिसन और जेरेमी बेंथम। इसके अलावा जेम्स मिल, जो कि JS मिल के फादर थे, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो प्रोटेक्टिव थियोरी का बेसिक आइडिया क्या है? ये डेमोक्रेसी को एक ऐसा माध्यम या मीन्स मानती है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने राइट्स को, लिबर्टीज को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी तो इसे प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन प्रोटेक्ट किससे करना है?
प्रोटेक्ट करना है गवर्नमेंट की इंक्रोचमेंट से या इंटरफेरेंस से। तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से सिटीजन के राइट्स और इंटरेस्ट में इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, ये डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। सो प्रोटेक्टिव थियोरी के मेन फीचर्स क्या हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सिटीजन्स के राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करे। राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इस प्रकार के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। ये मेक श्योर किया जाए कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से सिटीजन्स के इन राइट्स को ना छीने, ना इन प्रिविलेजेस को कम होने दें। और इसीलिए ये थियोरी कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। ये पॉपुलर सोवरेनिटी को भी सपोर्ट करती है। पॉपुलर सोवरेनिटी क्या कहता है? दैट सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल। और पॉपुलर सोवरेनिटी को एसोसिएट किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से। बट जैसा कि मैंने बताया, ये थियोरी रियलाइज करती थी कि बदलते जमाने के अनुसार डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स सिटीजन्स के बिहाफ पर लॉ मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये थियोरी इंडिविजुअल के लिए राइट्स को भी सपोर्ट करती थी, लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी, और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। मैक्सिमम राइट्स प्रोवाइड हो सिटीजन को, क्योंकि इसका एम था कि सिटीजन्स को वाइडेस्ट पॉसिबल फ्रीडम प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं जी सकें। फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ इरैशनल रिस्ट्रेंट्स, उसको ये सपोर्ट करती थी। तो लिबर्टी के साथ आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो। ऐसा ही होता है पॉलिटिकल थियोरी में। और इसीलिए ये लेसेस फेयर कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करती थी, जो कि फ्री मार्केट पर बेस्ड था। सरकार का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक स्फेयर में भी। और गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? इलेक्शंस के थ्रू। अगर टाइमली इलेक्शंस होते रहेंगे तो इससे गवर्नमेंट पर एक चेक रहेगा। वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगी जिससे कि जनता नाराज हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनको वोट आउट कर देगी। तो इस प्रकार गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स द सिटीजन्स। इसलिए रेगुलर इलेक्शंस होना भी जरूरी है, उसको भी ये सपोर्ट करती थी। अलॉन्ग विथ सभी के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। हालांकि लॉक कहते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, बट बाकी थिंकर्स इक्वल वोटिंग राइट्स को सपोर्ट करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कोई पुअर है या रिच है, कोई एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर को भी ये सपोर्ट करती थी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर सेपरेटेड होनी चाहिए ताकि सब अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करें, कोई भी एक ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो पाए। देयरफॉर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी होना चाहिए। एक ऑर्गन दूसरे पर चेक रखे, उसे बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोके, ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। तो लेजिस्लेचर अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना रहा है, जुडिशरी उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। इस प्रकार एक बैलेंस बना रहेगा तीनों ऑर्गन्स के बीच में। एंड नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता था, और यही तो ये थियोरी फेवर करती है। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, क्योंकि वही तो उसके लिए सोर्स ऑफ पावर थी। गवर्नमेंट के फंक्शंस को, उसकी पावर्स को स्पेसिफाई करती थी, और इसके साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही गारंटी किए जाते थे, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। हमें भी तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और इन केस गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट करती है, उल्लंघन करती है,
या ये राइट सिटीजन्स को डिनाई करती है तो इसके अगेंस्ट सिटीजन कोर्ट भी जा सकता है। तो ये होती है प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि लोकतंत्र को एक ऐसा माध्यम मानती है जिसके थ्रू सिटीजन्स के राइट्स को, उसकी लिबर्टीज एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। देन कम्स द मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल बाकुनिन और कार्ल कौत्स्की। इन सब थिंकर्स ने अपने तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, लेकिन हम जिनका कॉन्सेप्ट यहां पर समझने वाले हैं वो है कार्ल मार्क्स। इस थियोरी का टाइम पीरियड ऑफ इमर्जेंस है 19th to 20th सेंचुरी। मार्क्सिस्ट के बारे में जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दे वर अगेंस्ट डेमोक्रेसी बट दे वर अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। वो लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे और इसी को वो बुर्जुआसी डेमोक्रेसी कहते थे। तो जहां जहां भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने एक्चुअली लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको। मैं ऑलरेडी इस थियोरी को कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो आपको पता ही होगा कि ये जो थियोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड द क्लास एनालिसिस, कि सोसाइटी दो क्लासेस के बीच में डिवाइड होती है, बुर्जुआसी और प्लोलेटरी। बुर्जुआस जो होते हैं वो डोमिनेटिंग क्लास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है, और ये प्लोलेटरीज को डोमिनेट करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसमें मेनली आती है द वर्कर्स क्लास। सो हम मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी को मेनली दो पार्ट्स के थ्रू समझते हैं। पहले में वो लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरे में उनका अपना कॉन्सेप्ट दिया जाता है डेमोक्रेसी का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के आइडियाज को। मार्क्सिस्ट थिंकर्स के लिए बुर्जुआ डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, एक बनावटीपन था, और इसीलिए ये फेक थी, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास के लिए वर्क करती थी। और डेमोक्रेसी हम जानते हैं कि सभी लोगों के लिए वर्क करती है, और वो स्पेसिफिक क्लास कौन सी थी? कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआसी, जिनके इंटरेस्ट को ये लिबरल डेमोक्रेसी सर्व करती थी। उनका ये भी मानना था कि लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट सिस्टम को मेंटेन करती है। मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी, उसी की यहां पर बात कर रहे हैं। और इसी वजह से वर्कर क्लास, जो कि मेजॉरिटी में थी, उनके पास पावर ही नहीं थी। और लिबरल डेमोक्रेसी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डिवीजन है बिटवीन द टू क्लासेस, उसको मेंटेन करती थी, सो दैट जो रिच हैं वो पुअर को एक्सप्लॉइट कर सके, या जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर्स क्लास को एक्सप्लॉइट कर सके। और इसके बाद आता है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें माना गया है कि एक सही डेमोक्रेसी या एक ट्रू डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब कैपिटल स्टेट खत्म हो जाए। तो एक रेवोल्यूशन होगा जो कि वर्कर क्लास द्वारा किया जाएगा, उसके थ्रू कैपिटल स्टेट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, और फिर एस्टैब्लिश होगी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। लेकिन ये एकदम से एस्टैब्लिश नहीं होगी, ध्यान से सुनो। इसमें दो स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज होगी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोलेटरी। इस स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज आएगी जो कि होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्टेज। लेकिन हमारा यहां पर जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज से है, जो कि होती है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोलेटरी। दूसरी स्टेज से हमारा यहां कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर ही डेमोक्रेटिक मॉडल अप्लाई होगा। तो ये एक ट्रांजिटरी स्टेज होगी, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इस स्टेज में प्लोलेटरी की या वर्किंग क्लास का रूल होगा, और ये स्टेज तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक सोसाइटी से पूरे तरीके से डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लासेस का जो डिवीजन है वो एंड ना हो जाए, और जब तक स्टेट ना एबॉलिश हो जाए। इस स्टेज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सोशलाइजेशन होगा। वर्कर्स को वेरियस राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि राइट टू वर्क, जिनसे कि उनका डेवलपमेंट हो सके,
और इसी स्टेज में एक डेमोक्रेटिक मॉडल होगा। तो समझ लेते हैं इस मॉडल को। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो जो मार्क्सिस्ट थियोरी है डेमोक्रेसी की, उसको पीपल्स डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये ट्रू डेमोक्रेसी थी, ना कि जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है। रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? बुर्जुआ डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक कम्यून सिस्टम द्वारा। और ये आइडिया दिया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा उनके पैम्फलेट द सिविल वॉर इन फ्रांस में। सो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटरी में एक कम्यून सिस्टम होगा जो कि डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर बेस्ड होगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो रूसो के आइडिया से बहुत प्रभावित थे। हर एक इंसान कम्यून का हिस्सा होगा। अब सवाल आता है कि कम्यून है क्या? कम्यून ऐसी एसोसिएशन होगी जो कि सोसाइटी की लोएस्ट यूनिट पर एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ विलेजेस होते हैं, वो लोएस्ट यूनिट है, यह सबसे छोटी इकाई है। तो ऐसी यूनिट में कम्यून जैसी एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगी और सभी लोग उसका हिस्सा होंगे और वो आपस में मिलकर अपने इश्यूज को, अफेयर्स को खुद ही मैनेज करेंगे। अपने विलेज की जितनी भी रिसोर्सेज होंगी उसको ये मेंबर्स कॉमनली ओन करेंगे। इनके पास कॉमन ओनरशिप होगी ओवर द रिसोर्सेज जो कि उनके एरिया में होंगी। इसके अलावा वो डेलीगेट्स या प्रतिनिधियों को भी इलेक्ट करेंगे। कैसे डेलीगेट्स? जो कि लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए होंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स में भी एक लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी जिसके डेलीगेट्स को कम्यून के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। आप इसको हमारे यहाँ के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ये भी डेलीगेट्स को इलेक्ट करेंगी। किसके लिए? जो उनसे भी ऊपर या लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो कि होगी नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल लेवल की जो यूनिट होगी उसके जो डेलीगेट्स होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और इसी प्रकार इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है एज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि एक पिरामिड की तरह होगा। पिरामिड नीचे से ब्रॉड होता है और ऊपर जाते जाते नैरो होता जाता है। ये भी उसी प्रकार है। एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। विलेज लेवल पर भी लोगों के पास पावर है। वो अपने से ऊपर वाली जो यूनिट है, जो उनके ऊपर है, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स की यूनिट है, वो अपने से ऊपर जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डेलीगेट्स को इलेक्ट करती है। इस प्रकार ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही मार्क्सिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। इसीलिए इसे पीपल्स डेमोक्रेसी कहा जाता है। सो ये होती है मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब आती है एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। एलीट्स को हिंदी में कहते हैं अभिजात वर्ग। इस थियोरी को मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी कवर कर चुकी हूं और इसके सपोर्टर्स हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, गिटानो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स बर्नहैम, एंथनी डाउन्स और जोसेफ शिम्पेटर। वैसे मैं आपको बता दूं कि एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूं, जहां पर मैं इन कंट्रीब्यूटर्स के बारे में भी चर्चा करने वाली हूं कि इन्होंने क्या क्या अपने बेसिक आइडियाज दिए हैं इस थियोरी से रिलेटेड। बट जो एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये प्रोमिनेंस में आती है टुवर्ड्स द अर्ली 20th सेंचुरी, 1950 से पहले। और इसका बेसिक आइडिया क्या है कि गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज बाय द एलीट्स। और ये एलीट्स कौन होते हैं? एलीट्स एक ऐसी माइनॉरिटी होती है जिनके पास पावर, वेल्थ और प्रिविलेज होता है। पैसा, ताकत और विशेषाधिकार सब इनके पास होते हैं इन कंपैरिजन टू द मासेस। अब एलीट थियोरी ये मानती है कि सोसाइटी में ना दो ग्रुप्स होते हैं।
एक होते हैं एलिट्स जो कि माइनॉरिटी में होते हैं, सारी पावर इनके पास होती है along with the wealth and influence। वहीं दूसरी तरफ होते हैं मासेस जो कि मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं होती है। इन्हीं पर एलिट्स रूल करते हैं। दैट्स व्हाई एलिट्स आर द रूलर्स। और जो मासेस होते हैं वो क्या होते हैं? रूल्ड, जिन पर रूल किया जाता है। तो एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या मानती है कि एक स्मॉल और पावरफुल एलीट सोसाइटी में पावर और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, और मासेस या जनता जो कि मेजॉरिटी में होती है उनके पास कोई खास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि वो तो एलीट्स के पास होता है। डेमोक्रेसी में मासेस का काम तो बस एलीट्स को इलेक्ट करना है। तो एलीट थियोरी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है कि ये डेमोक्रेसी के बेसिक एजम्पशन या बेसिक आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन एलीट थियोरी ये मानती है कि कभी भी गवर्नमेंट बाय द पीपल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बाय द एलीट्स होती हैं एंड ऑफ द एलीट्स होती हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द एलीट्स एंड ऑफ द एलीट्स along with for the elites। और इसीलिए डेमोक्रेसी बनती है रूल ऑफ द एलिट्स। जो पॉलिटिकल स्फेयर के एलिट्स होते हैं उन्हें पॉलिटिकल एलिट्स कहा जाता है, क्योंकि ये तो हर स्फेयर में होते हैं। इकोनॉमिक स्फेयर के अलग एलिट्स होते हैं, सोशल स्फेयर के अलग एलिट्स होते हैं, और जो पॉलिटिकल स्फेयर के एलिट्स होते हैं उन्हें पॉलिटिकल एलिट्स बोलते हैं। इनके पास पावर होती है और इन्फ्लुएंस होता है, इनका लोगों पर प्रभाव होता है। ये थियरी मानती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा कंपेटिटिव एरिया है जहां पर अलग अलग एलीट ग्रुप्स पावर के लिए compete करते हैं। सो एज पर दिस थियरी, जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए compete कर रही हैं वो पार्टीज नहीं बल्कि एलीट ग्रुप्स हैं, और ये आपस में compete करते हैं पावर को अचीव करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। जनता का पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, पॉलिसी मेकिंग एलीट्स द्वारा ही की जाती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्लासिकल थियोरी। फिर इसके बाद आता है इनएविटेबिलिटी ऑफ एलीट्स। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको इग्नोर या अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एलीट थियोरी का, जिसका कि ये मानना है कि सोसाइटी में एलीट्स और नॉन एलीट्स का होना इनएविटेबल है या अनअवॉइडेबल है। ये मानती है कि सोसाइटी में कभी भी लोग समान या इक्वल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों के पास बेटर स्किल्स, नॉलेज और रिसोर्सेज होती हैं, तो ऐसे लोग अपनी सुपीरियर स्किल्स, नॉलेज और रिसोर्सेज की वजह से ही एलीट्स बनते हैं। इनके पास पावर आती है और ये लोगों पर अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस प्रकार सोसाइटी में दो ग्रुप्स का होना नेचुरल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। ये दिया गया था परेटो द्वारा, जो कि ये मानते कि एलीट्स कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जो ओल्ड एलीट्स होते हैं वो न्यू एलीट से रिप्लेस हो जाते हैं। तो जैसे कि ओल्ड पॉलिटिशियन है, वो न्यूअर पॉलिटिशियन से रिप्लेस हो जाएगा, और वो न्यू पॉलिटिशियन भी एक एलीट ही होगा। और इस प्रकार ये प्रक्रिया एक सर्कल में चलती रहती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। और ये हर स्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। एजुकेशनल फील्ड में भी होते हैं, इनको इंटेलेक्चुअल एलीट्स कह सकते हैं। इंडस्ट्री में भी ये होते हैं, इनके लिए मैनेजरियल एलीट्स वर्ड भी यूज किया गया है। और पॉलिटिकल स्फेयर में तो होते ही पॉलिटिकल एलीट्स हैं। तो ये होती है एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट बाय द एलीट्स मानती है। और इसमें जनता या मासेस का क्या काम है? उनका काम है सिर्फ और सिर्फ एलीट्स को इलेक्ट करना। जो एलीट ग्रुप्स आपस में compete कर रहे हैं पावर के लिए, उनमें से जनता किसी एक को चुनती है, उसको अपना लीडर बनाती है या रूलर बनाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। इसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाली हूं। इस थियोरी के मेन एडवोकेट्स हैं
रॉबर्ट डेल, डेविड ट्रूमैन और जॉन फिगिस। और पीरियड ऑफ इमर्जेंस है ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी। बहुलवादी के नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये थियरी क्या मानती है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि पावर किसी माइनॉरिटी ग्रुप के पास नहीं होती है जैसा कि एलीट थियरी बोलती है, बल्कि पावर तो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग ग्रुप्स में। सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि रिलीजियस एसोसिएशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वर्कर्स यूनियन, लेबर यूनियन, बिजनेस ग्रुप्स। तो पावर इन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जो कि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एक नया ही पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रही है दैट पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, बल्कि ये अलग अलग लेवल्स में और अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये एलीट थियरी के अगेंस्ट एक रिएक्शन था जो कि क्या मानती थी, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द एलीट्स और द रूलिंग क्लास। तो प्लूरलिस्ट थियरी ग्रुप्स और एसोसिएशंस को सोसाइटी का आधार मानती है, ना कि इंडिविजुअल्स को, जैसा कि प्रोटेक्टिव थियरी ऑफ डेमोक्रेसी में माना जाता है। ये ग्रुप्स को इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। ये थियरी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को भी सपोर्ट करती है। इसका मानना है कि स्टेट के पास ना लिमिटेड पावर होनी चाहिए, अदरवाइज अगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, उसके पास कॉन्संट्रेशन ऑफ पावर हो गया, तो उससे सोसाइटी में अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा, डिक्टेटरशिप के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल सेंटर नहीं होना चाहिए पावर का, बल्कि पावर अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और ये सभी ग्रुप्स पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इन सबको अपनी आवाज रखने का मौका मिलना चाहिए। इस थियरी का तो ये भी मानना है कि जो इन ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट में भी हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे ऐसा करने के लिए उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिजन करना पड़े। और लेजिस्लेचर में भी अलग अलग ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को हिस्सा मिलना चाहिए। तो फार्मर ग्रुप का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो पार्लियामेंट में, लॉयर्स के ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेटिव हो, टीचर्स के ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसा ये मानती है। एंड इट सपोर्ट्स द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि ये मानती है कि हर ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना इंटरेस्ट पूरा करने की। और ये थियरी मेक श्योर करती है कि डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रॉपरली एक रिप्रेजेंटेशन मिले। तो अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी में है, उसके इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप होना चाहिए माइनॉरिटीज का। और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? ग्रुप साथ में आते हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है। सो लाइक फार्मर ग्रुप्स, बिजनेस ग्रुप्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स या कोई भी जो स्टेक होल्डर होता है एक इशू में, ऐसे सभी ग्रुप साथ में आते हैं और इंफॉर्मेशन और व्यू पॉइंट्स को इंटरचेंज करते हैं। इसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। वैसे तो डिसीजन मेजॉरिटी रूल से लिया जाता है, बट प्रेफर ये किया जाता है कि सर्वसहमति के थ्रू या कंसेंसस के थ्रू डिसीजंस लिए जाएं, जिस पर कि सब आपस में अग्री करें। साथ ही साथ गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये थियरी फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। इसका मानना है कि एक गवर्नमेंट तभी सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी अगर पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हो। अगर सेंट्रलाइजेशन हुआ तो वो तो अथॉरिटेरियन बन जाएगी, अपनी मर्जी चलाएगी। तो अलग अलग सेंटर्स में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। यूनियन के पास अपनी पावर हो, स्टेट के पास अपनी पावर हो, लोकल लेवल पर भी अपनी पावर हो। तो एक फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी होना चाहिए, जैसे कि यूएसए में है। और इसके साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि कोई भी ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल ना बन सके। इसके साथ साथ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए कि हर एक ऑर्गन दूसरे पर चेक रखे ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो ये होती है प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये जब मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। अदरवाइज तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर हमने समझा थियोरीज ऑफ डेमोक्रेसी को। आप देख सकते हैं कि हर थियोरी ने अपने पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, पावर किसके पास होती है इसके बारे में बताया है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।